हाँ तो बच्चों, आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। कल तक सेकंड चैप्टर चल रहा था आपका, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे। कल तक आपको नर युग्मकोद्वेद की संरचना एवं विकास टॉपिक के अंतर्गत हमने पराग कोश या लघु बीजाणु धानी की संरचना समझाई थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना लघु बीजाणु जनन, यानी परागकोश के अंदर या लघु बीजाणु धानी के अंदर लघु बीजाणु को बनना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन कहलाती है, ठीक है। होता क्या है, परागकोश से लघु बीजाणु धानी में, जैसा कि आपको मैंने संरचना जब बताई थी कल, उस समय बताया था, इसके अंतर्गत प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं होती हैं जो द्विगुणित होती हैं। ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा बीजाणु मात्र कोशिका बनाती हैं। अब ये जो बीजाणु मात्र कोशिका है, ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, ये बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित होती है। इनमें अर्धसूत्री विभाजन से प्रत्येक बीजाणु मात्र कोशिका 4 लघु बीजाणु का निर्माण करती है, यानी एक गुरु बीजाणु जो एक बीजाणु मात्र कोशिका है, वो क्या बनाएगी? 4 लघु बीजाणु बनाएगी, जो कैसे होंगे? अगुणित होंगे। और ये चारों के चारों जो लघु बीजाणु है, ये चारों आपस में जुड़े हुए होंगे, चतुष्क के रूप में रहेंगे। ये पृथक पृथक नहीं रहेंगे, आपस में क्या क्या रहेंगे? ये जुड़े हुए रहेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? चतुष्क कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु का निर्माण होता है, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन कहलाती है। एक बार फिर से समझ लो, लघु बीजाणु धानी के अंदर प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होती है, ये समसूत्री विभाजन द्वारा बीजाणु मात्र कोशिका बनाएंगी जो द्विगुणित होती हैं। इनमें अर्धसूत्री विभाजन से प्रत्येक जो बीजाणु मात्र कोशिका है, एक से कितने बनेंगे? 4 लघु बीजाणु बनेंगे, जो चतुष्क के रूप में होते हैं, और ये अगुणित संरचना होती है। अब ये जो चतुष्क बनते हैं, चतुष्क 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रन। इस प्रकार की संरचना में होता क्या है? 4 लघु बीजाणु इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि सामने से आपको 3 दिखाई देंगे और एक इनके पीछे की साइड में व्यवस्थित होता है। ये जो संरचना होती है उसको बोलते हैं चतुष्फलकीय। अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में इसी प्रकार के चतुष्क पाए जाते हैं। दूसरा प्रकार होता है समद्विपार्श्विक। इसमें क्या होता है? चारों के चारों जो लघु बीजाणु हैं वो सामने से स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, 2 ऊपर होंगे और 2 उनके नीचे आमने सामने व्यवस्थित रहते हैं। अधिकांश एकबीजपत्री पादपों में इसी प्रकार का चतुष्क पाया जाता है, ठीक। तीसरा प्रकार आता है क्रॉसिक। इसमें क्या होता है? 2 लघु बीजाणु ऊपर होंगे और 2 लघु बीजाणु नीचे उनका क्रॉस बनाते हुए इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। क्रॉस, यहाँ पर एक ही लघु बीजाणु दिख रहा है, एक इसके पीछे है क्रॉस बनाता हुआ, 2 इस तरह से और 2 इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, यानी क्रॉस बनाते हुए ये व्यवस्थित रहते हैं। ये कहलाता है क्रॉसिक। टी आकार, चौथा क्या कहलाएगा? टी शेप। इसमें क्या होता है? 2 लघु बीजाणु ऊपर आपस संयुक्त हो जाएंगे और एक एक उनके नीचे एक के बाद एक एकांतर क्रम में व्यवस्थित हो जाता है, और ये शेप जो बन जाती है वो कैसी बन जाती है? टी के आकार की। इस प्रकार का जो चतुष्क होगा वो टी आकार कहलाता है। एरिस्टोलोकिया में इस प्रकार का विन्यास या चतुष्क पाया जाता है। 5वां होता है रैखिक। रैखिक, इसमें क्या होता है? जैसा कि नाम से एक सीधी रेखा में एक के ऊपर एक चारों चतुष्क, वो चारों लघु बीजाणु व्यवस्थित रहते हैं। ये जो व्यवस्था है क्या कहलाती है? रैखिक व्यवस्था कहलाती है, और ये मिलती है हेलोफिला नामक पादप में, ठीक है। इस प्रकार से 5 प्रकार के चतुष्क इसमें पाए जाएंगे लघु बीजाणु धानी में, और लघु बीजाणु जो होते हैं वो चतुष्क रूप में इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। ज्यादातर जो है चतुष्क किस प्रकार से रहेंगे? द्विबीजपत्री में चतुष्फलकीय और एकबीजपत्री में कैसे रहेंगे? समद्विपार्श्विक। बता लो, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। क्रॉसिक जो होता है इसका एग्जाम्पल इसको लिख लो, मैग्नोलिया में मिलता है। मैग्नोलिया, हो गया। अब आगे चलते हैं।
प्रारंभ में क्या होता है, ये जो चतुष्क है इसमें चारों के चारों लघु बीजाणु आपस में ये संयुक्त रहते हैं। संयुक्त क्यों रहते हैं? क्योंकि इन लघु बीजाणु चारों ओर कैलोज, एक कार्बोहाइड्रेट होता है, कैलोज की परत पाई जाती है। बाद में क्या होता है, कैलोज की परत घुल जाती है और घुलने के बाद में ये सभी लघु बीजाणु गोलाकार संरचना रूप में अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अलग अलग हो जाने पर अब इनको क्या बोलेंगे हम, अब ये परागकण कहलाते हैं। ठीक है, कैलोज की परत घुल जाने के बाद में ये सभी जो ये सब क्या है, लघु बीजाणु चतुष्क है। ये चतुष्क में से कैलोज परत घुल जाने पर सारे के सारे लघु बीजाणु स्वतंत्र हो जाएंगे। स्वतंत्र होकर के गोलाकार संरचना अलग अलग रूप से स्वतंत्र होने पर जो बनती है उसको क्या बोलेंगे हम, परागकण। ठीक है ना, इस अवस्था में क्या कहलाएंगे, परागकण कहलाते हैं। कभी कभी क्या होता है कुछ पादपों में, जैसे आर्क है, आर्केट्स है, उसमें क्या होता है परागकण आपस में संयुक्त हो जाते हैं और संयुक्त होकर इस प्रकार की संरचना बना लेते हैं। ये जो संरचना इसको बोलते हैं हम पराग पिंड, या दूसरा नाम होता है इसका पॉलिनियम, पराग पिंड या पॉलिनियम। ये किससे मिलता है, आर्क या कुछ आर्केट्स होते हैं, उनमें इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। ये सारे क्या है, परागकण है और ये सारे परागकण मिलकर क्या बना लेते हैं, ये जो पूरी संरचना है इसको हम क्या बोलेंगे, ये पराग पिंड कहलाएगी या पॉलिनियम कहलाती है। तो कुछ पादपों में ये व्यवस्था भी पाई जाती है। कुछ पादपों में क्या होता है, परागकण पहले चतुष्क होते हैं, चतुष्क आपस में संयुक्त हो जाते हैं, तब इनको हम क्या बोलेंगे, संयुक्त परागकण। संयुक्त परागकण ये कौन से होंगे, चतुष्क संयुक्त हो जाते हैं। ठीक है ना, जब चतुष्क संयुक्त हो जाएंगे, संयुक्त होकर क्या बनाएंगे, ये संयुक्त परागकण बनाएंगे। ये अवस्था किसमें मिलेगी, ड्रोसेरा जैसे प्लांट्स में ये संयुक्त परागकण पाए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, चतुष्क में कितने परागकण होते हैं, 4। जब चतुष्क में चार से अधिक परागकण हो जाएं, 4 से अधिक परागकण हो जाएं, तो ये अवस्था क्या कहलाती है, बहुबीजाणुता। ठीक है, ये अवस्था क्या कहलाती है, बहुबीजाणुता कहलाती है। ठीक है, तो ये 4 टर्म अलग से ध्यान रखना। ये तो हुआ कैलोज घुलने पर परागकण। दूसरी अवस्था क्या है, परागपिंड या पॉलिनियम। संयुक्त परागकण किसे कहते हैं और बहुबीजाणुता अवस्था किसे कहते हैं। परागपिंड क्या है, परागकणों का संयुक्त हो जाना, ये आर्क में और आर्किड में पाया जाता है। संयुक्त परागकण कौन से हैं, इसमें चतुष्क आपस में संयुक्त होकर संयुक्त परागकण बनाते हैं, जैसे ड्रोसेरा। और चतुष्क में 4 से अधिक परागकण होंगे तो वो अवस्था क्या कहलाती है, बहुबीजाणुता कहलाती है। जब परागकण बन जाते हैं तो परागकोश परिपक्व हो जाता है और परिपक्व होने पर ये परागकोश का स्फुटन होता है, यानी परागकोश का फटना। परागकोश का फटना और परागकणों का बाहर मुक्त हो जाने की प्रक्रिया कहलाती है परागकोश का स्फुटन कहलाता है। परागकोश का स्फुटन, जैसा कि परागकोश की संरचना के अंतर्गत आपको बताया था कि परागकोश की संरचना में भित्ति के अंदर जो दूसरी परत होती है उसको बोलते हैं अंतःस्थीशियम। इस अंतःस्थीशियम का विशेष योगदान होता है। इस अंतःस्थीशियम में
कुछ विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, इनको बोलते हैं स्टोमियम। स्टोमियम सेल्स पाई जाती हैं जो परागकोश के स्फुटन में मदद करती है। परागकोश का स्फुटन ये परागकोश से अक्ष के अनुरूप किस प्रकार का होगा, उस आधार पर कई प्रकार का होता है। जैसे पहला प्रकार है अनुप्रस्थ स्फुटन। जैसा परागकोश जो उसका अक्ष है उसके अनुप्रस्थ दिशा में से पड़ता है, दोनों पालियां अनुप्रस्थ स्थिति में पड़ जाती है, जैसे तुलसी है। ठीक है। दूसरा होता है लंबवत स्फुटन। इसमें परागकोश की जो पालियां होती हैं वो लंबवत रूप से स्फुटित हो जाती हैं, जैसे धतूरा है, कपास है, इनमें लंबवत स्फुटन होता है। तीसरा होता है छिद्र में स्फुटन। इसमें क्या होता है, परागकोश की जो पालियां होती है उनके शीर्ष पर छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं और छिद्रों से परागकण बिखर करके बाहर आ जाते हैं। ये प्रकार क्या कहलाता है, छिद्र में स्फुटन कहलाता है, जैसे मकुए है। ठीक है, तो मकुए में क्या मिलता है, छिद्र में स्फुटन मिलता है। चौथा है कपाटी है। कपाटी है स्फुटन। इसमें स्फुटन कपाटों के द्वारा होता है, कपाट के रूप में स्फुटन हो जाता है, जैसे बारबेरी। इस प्रकार से 4 प्रकार का स्फुटन परागकोश का पादपों में पाया जाता है। अनुप्रस्थ स्फुटन तुलसी में, लंबवत स्फुटन धतूरा और कपास जैसे पादपों में, छिद्र में ये मकोई जैसे पादपों में, और कपाटी स्फुटन बारबेरी जैसे पादपों में पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इसका मेन पार्ट हम पढ़ते हैं। अब इम्पोर्टेंट पार्ट है परागकण की संरचना। स्फुटित होने पर परागकण बाहर आ गए, इस स्थिति में परागकण कैसे होंगे उसको ध्यान से समझना सभी। परागकण की संरचना, परागकण जो होता है, परागकण ये नर युग्मकोद्भिद मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका होती है। प्रथम कोशिका होती है, यानी ये अंकुरित होकर के क्या बनाएगा, नर युग्मकोद्भिद बनाता है। ठीक है ना। परागकण क्या है, नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। ये अगुणित संरचना है। पहले आप पढ़ चुके लघु बीजाणु जनन में मैंने बताया था कि लघु बीजाणु जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन से बनती है। अब ये जो परागकण होता है, परागकण के चारों ओर 2 आवरण पाए जाते हैं। ये तो आंतरिक आवरण है और एक होता है इसके चारों बाहर की ओर आवरण। बाहर वाला जो आवरण होता है थोड़ा कठोर होता है और ये बाहर की ओर थोड़े छोटे कांटे नुमा उभार लेते हुए खुरदुरी संरचना बनाते हुए व्यवस्थित होता है, इस प्रकार से। बाहर के जो आवरण है इसमें क्या पाए जाएंगे, कुछ अलंकरण मिलेंगे, कांटे नुमा या खुरदुरे उभार से इसमें पाई जाती है, खुरदुरी संरचना इसमें पाई जाती है। बाहर का ये जो आवरण होता है ये कहलाता है बाह्य चोर। बाहरी आवरण क्या बोलते हैं हम, बाह्य चोर। ठीक है। ये कठोर अलंकृत आवरण होता है और ये बाह्य चोर जो होता है एक विशेष रासायनिक पदार्थ का बना होता है, इसको बोलते हैं हम स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन। ये टेपिटम के बारे में जो हमने बताया था कल आपको, तो उसमें बताया था कि टेपिटम के अंदर विशेष प्रकार की जो कोशिका टेपिटम की कोशिका होती है, उन्हें विशेष प्रकार की वसीय प्रकृति कोशिकाएं पाई जाती हैं
ठीक है, जिनको प्रोयूबिस्काय कहते हैं, उनसे यूबिस्काय बनते हैं स्पोरोपोलेनेट बनने पर, ठीक है ना, और जो बाह्यचोल बनाता है तो स्पोरोपोलेनेट बाह्यचोल का निर्माण करता है। स्पोलेन क्या होता है? एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसका आसानी से जैविक अपघटन नहीं होता। इसके कारण क्या होता है, ये जो परागकण होते हैं वो काफी लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, ये खराब नहीं होते, इनका जैविक अपघटन नहीं होता। बाह्यचोल पर क्या होता है, किसी किसी स्थान पर, कहीं कहीं स्थान पर छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों की संख्या 1 से लेकर 3 तक होती है। ये गड्ढे पाए जाते हैं, ठीक है ना। इन छिद्रों को बोलते हैं जनन छिद्र, जनन छिद्र, ठीक है। जनन छिद्र का रोल ये होता है, जब यह परागकण अंकुरित होगा, अंकुरित होते समय इससे क्या बनती है, पराग नलिका बनती है। वो पराग नलिका इन जनन छिद्रों से होकर के ही बाहर निकलती है, ठीक है। ये तो पार्ट हो गया बाह्यचोल का। अंदर वाला जो हिस्सा है, अंदर वाली परत ये कहलाती है अंतःचोल, अंतःचोल। ये पतली झिल्ली होती है और ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज प्लस पैक्टिन, यानी पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। इसको कभी कभी हम सम्मिलित नाम में देते हैं, पैक्टो सेलुलोज की ये बनी होती है। ये जो झिल्ली होती है, ये अंदर सकेंद्रक है और इसके चारों ओर सघन जीवद्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य इसका। इस सारी संरचना को ये घेरे रहती है। अंतःचोल के अंदर क्या भरा होगा, पूरा जीवद्रव्य, बीच में छोटी छोटी चीजें रिक्तिकाएं होंगी और बड़ा इसके अंदर केंद्रक होता है और कोशिका द्रव्य। ये सारे जो पदार्थ है वो सब अंतःचोल के अंदर भरा रहता है। अंतःचोल इसको घेरे रहता है, ठीक है। इस प्रकार से ये परागकण की संरचना होती है, ठीक। दोबारा देख लो, परागकण जो होता है नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। परागकण जो होता है, प्रत्येक जो परागकण अवयव संरचना है, इसके चारों ओर 2 आवरण पाए जाते हैं। बाहरी आवरण बाह्यचोल कहलाता है, जो स्पोरोपोलेनेट नामक रासायनिक पदार्थ का बना होता है। स्पोरोपोलेनेट एक ऐसा जैविक पदार्थ है जिसका आसानी से अपघटन नहीं होता, जो परागकण को लंबे समय तक सुरक्षित बनाए रखता है। बाह्यचोल पर कुछ छिद्र पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं जनन छिद्र। इनसे होकर क्या होता है, जब परागकण का अंकुरण होता है तो जनन छिद्र से होकर पराग नलिका बाहर निकलती है, ठीक है ना। परागकण का जो बाह्यचोल होता है, ये कुछ उभार इस पर होते हैं, अलंकरण होते हैं, खुरदरा होता है, कांटेनुमा होता है। दूसरा आवरण है अंतःचोल, ये सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है, जो पतला आवरण है जो बाह्यचोल के नीचे पाया जाता है। अंतःचोल क्या करता है, जो इसका केंद्रक है और उसका कोशिका द्रव्य है, ये सारे जो आंतरिक संरचना है इसको घेरे रहता है, ठीक है ना। ये इसका केंद्रक, ये परागकण की संरचना होती है, ठीक है। यहां तक का आपको मैंने कंप्लीट नोट्स आपको व्हाट्सएप पर भेज दिए थे, तो वो नोट्स आपने पढ़ लिए होंगे। ये वहां तक की संरचना आपने यहाँ तक या देख ली। इसको दोबारा से नोट्स को मिलाते हुए अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना, और करने के बाद जो भी कोई समस्या आपको, व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे रखा है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप कंसल्ट करके और अपनी समस्या का समाधान कर लेना, ठीक है। इससे आगे कर लेंगे फिर।